हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग विजय में। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे इंडेक्स के ऊपर जो अभी अभी ये निफ्टी का पार्ट बना है, जो कि अभी जस्ट इन्होंने इसका फॉर्मेशन ही किया है। ईवी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप किसी दूसरे ऐसे इंडेक्स को अगर आप जाके स्टडी करोगे ना, कि जब भी वो इंडेक्स फॉर्म हुआ तो उसके बाद आने वाले टाइम के अंदर वो किस तरीके से ग्रोथ दिया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी रहेगा आपका। तो मैंने स्पेसिफिकली ईवी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैंने देखा कि चलो एक इसके ऊपर भी बनाते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ के लिए ड्राइविंग फैक्टर क्या है और ये इंडेक्स आने वाले टाइम में क्या कर सकता है। इस इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक बहुत ही एक एक अच्छा सा लाइन है जो काफ़ी आप सुनते आ रहे होंगे कि कोई भी अगर इंडेक्स फंड में अगर आप पैसा डालते हैं तो वो, चूंकि इंडेक्स ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, वो मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। अगर निफ्टी 50 है तो जब से ये निफ्टी 50 बना तो अभी तक निफ्टी 50 चल रहा है। लेकिन जब निफ्टी 50 बना था ये इंडेक्स, तो उसके टाइम पे जितनी कंपनियां थी, क्या आज के डेट में वो कंपनियां हैं? नहीं है। लेकिन जो लोग निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किए होंगे उस टाइम पे और आज भी उसी फंड को वो ओन कर रहे हैं, तो कंपनियां तो आती जाती रहती हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट बनती हैं, और जो जैसे जैसे वो कंपनी अंडर परफॉर्म करती है या फिर उसके अंदर कोई ऐसा चैलेंज आता है, उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, तो वो निफ्टी 50 से एग्जिट हो जाती है। तो इंडेक्स फंड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एक एक परपेचुअल इन्वेस्टमेंट स्कीम ऐसा है जो कि आने वाले टाइम में भी अच्छा ही रहेगा। मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी कोई कंपनी हो जाए या फिर ऐसी ऐसे कोई कंपनी का कॉम्बिनेशन आ जाए उस इंडेक्स के अंदर जो कि पूरे इंडेक्स के रिटर्न को खराब कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर और अगर उसको 50 साल बाद तक भी रख रहे हैं, तो सोचिए कि आपके 50 साल बाद वाले स्टेज में भी आपके पास वो अच्छी कंपनियां ही रहेंगी उस निफ्टी के अंदर। तो ये एक इसका एक अलग एडवांटेज है, और जरूर से ही एटलीस्ट इंडेक्स फंड के अंदर कुछ ना कुछ एलोकेशन, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट ईटीएफ के थ्रू हो, वो होना चाहिए। और अभी तो काफी हम लोग एजम्पशन लेके चल रहे थे जब इलेक्शन चल रहा था या काउंटिंग होने से पहले, कि गवर्नमेंट किस तरीके से बन सकता है। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। गवर्नमेंट बीजेपी की तीसरी बार आ चुकी है और नरेंद्र मोदी पीएम बन चुके हैं। हाँ, थोड़ी बहुत सीटें कम हैं जिसके वजह से कोलिशन गवर्नमेंट का ये फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि कोलिशन गवर्नमेंट बना है मगर फिर भी इकोनॉमिक के अंदर जो डेवलपमेंट है, वो ग्रोथ है, वो अच्छा रहा है। क्योंकि अगर आप मोर एंड लेस अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कोई भी जो अगर पार्टी है, सबका एक इंटेंट बिल्कुल क्लियर है कि हमें इंडिया को एक ग्रोथ के फेज में लेके आना है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ मतलब हर किसी का ग्रोथ का स्टाइल अलग होता है। लेकिन अभी जो टेन्यूर चल रहा है और जो बीजेपी जिस तरीके से गवर्नमेंट को पिछले 10 साल में ड्राइव की है, वो काफी अच्छे से ड्राइव हुआ है और पॉलिसी का एग्जीक्यूशन काफी अच्छे से हुआ है। तो आने वाले टाइम में भी हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, हाँ, मिनिस्ट्री का, वो वही लोग अभी भी ड्राइव कर रहे हैं जिनको ये पहले एलोकेट हुआ था। तो एनीवे, ये तो हो गई मोटा मोटी कुछ मैक्रो लेवल की बातें। और अगर आप ये देखेंगे कि जो आपका मंथ ओवर मंथ जो एसआईपी का इनफ्लो है, वो तकरीबन अब 20,000 करोड़ से भी क्रॉस हो चुका है, 20,000 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो जो इनफ्लो है, चाहे वो एसआईपी के थ्रू आए, चाहे वो आपका इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आए या फिर ईपीएफओ के थ्रू आए, वो इतना लार्ज है कि कोई भी अगर डिप मिलता है तो हर किसी के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं उस सेक्टर के बारे में जो क्या ट्रिगर्स पॉइंट हैं, और ये ईवी का जो नया इंडेक्स लॉन्च होने जा रहा है, वो आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। हम्म। ये एनएससी से डाटा लिया गया है। अगर आप अब इसके पूरे रिटर्न प्रोफाइल को देखते हैं सबसे पहले। जो जो इसका रिटर्न प्रोफाइल है सिंस इंसेप्शन टू टिल डेट,
ये तकरीबन 19% के आसपास आया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे, निफ्टी फिफ्टी का वो देखेंगे, तो वो शायद 12 से 14% के आसपास रहता है। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक स्कीम है, तो यहाँ पे रिटर्न थोड़ा ज़्यादा है। और इस टोटल टोटल जो ईवी के अंदर जो कंपनियां हैं, और उनको अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे, तो टोटल जो पीई है, प्राइस टू अर्निंग है, वो 33 है। और प्राइस टू बुक तकरीबन 6.3 के आसपास है, जिसके अंदर डिविडेंड यील्ड भी है 0.7 का। अब इसके अंदर वेटेज क्या क्या है, आइए वेटेज देखते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर 73% का वेटेज है, मतलब टोटल इस इंडेक्स के अंदर 73% ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनियां होंगी। और 10% आईटी से रिलेटेड कंपनियां होंगी, जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर ऑपरेट करती होंगी। केमिकल्स, वो ये ऐसी केमिकल्स कंपनियां होंगी जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि ईवी के लिए कुछ केमिकल्स बनाती होंगी। तो इस तरीके से इनका ये फॉर्मेशन हुआ है। और जो टॉप कंपनियां हैं जिनका वेटेज अगर आप देखेंगे इस पूरे इंडेक्स के अंदर, तो वो ये है, बजाज का 6% है, महिंद्रा का 6% है, टाटा का 5.74% है, सीजी पावर का 4% है। इस तरीके से ये इनका वेटेज है। आइसर मोटर का भी 4% है। तो ये तो हो गए उसके कंपोनेंट्स की बात की। इस पूरे इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका एलोकेशन, जिनका वेटेज इस इंडेक्स के अंदर जाता है। अब ये टोटल कंपनियों की लिस्ट है। आप इस साइड में अमरा राजा एनर्जी, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, तो ये सारी कंपनियां हैं। तकरीबन शायद 38 कंपनीज हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये जो इस पूरे ईवी एंड न्यू एज ऑटोमेटिव इंडेक्स का पार्ट बनी। और ये 2018 के से इनका बेस लिया गया था, जो कि 1000 के आसपास था। और अभी इनका जो इंडेक्स वैल्यू है वो तकरीबन 3000 के आसपास है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो मैंने डाल रखा है यहाँ पे। और ये तकरीबन वेल रिसर्च है, और इसके और ये जो सारा पॉइंट है वो किसी ना किसी सोर्स से लिया गया है। तो अगर आप इसके ड्राइविंग फैक्टर को देखेंगे जो कि पॉइंट में डाला गया है, तो जो जो इंडिया है जो मतलब ये थर्ड लार्जेस्ट, मतलब इंडिया के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वो थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है कार्बन इमिशन का। और कार्बन इमिशन के लिए, को न्यूट्रलाइज करने के लिए, गवर्नमेंट या फिर पूरा वर्ल्ड काफी एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहा है कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें। और उसको कंट्रोल करने के लिए कार्बन इमिशन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है सबके लिए। तो थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपको कार्बन इमिशंस के टारगेट को अचीव करना है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर से जो इमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। और ये कंट्रोल तब होगा जब हम पेट्रोल डीजल से किसी अदर एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होंगे। और वो अदर एनर्जी क्या होगा? वो ग्रीन एनर्जी होगा। तो अगर हमारी जो ये ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर ग्रीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होती है, तो ग्रीन एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। और इसका जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो तकरीबन 115 रुपये पर किलोमीटर है। अगर आप टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट की बात करें कि पर किलोमीटर कितना आता है, ये जो इंडिया के अंदर गाड़ियां ऑपरेट होती हैं, तो वो 115 रुपये पर किलोमीटर है। लेकिन वही अगर ईवी से ऑपरेट होंगी, तो वो उनका जो टोटल कॉस्ट आएगा, जिसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड हैं, वो 41 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आएगा। तो कॉस्ट के हिसाब से भी काफी, तकरीबन ढाई 2.5 टाइम्स आधा, मतलब 2.5 टाइम्स है। अगर 115 रुपये यहाँ आ रहा है, तो आपका 41 रुपये पर किलोमीटर आएगा ईवी से, अगर आप गाड़ी ऑपरेट करेंगे। जो थर्ड पॉइंट है कि ऑयल कंजम्पशन टू बी रिड्यूस फ्रॉम क्रूड इंपोर्ट। तो आपका जो ऑयल का कंजम्पशन है, जो जिसके लिए आप क्रूड का इंपोर्ट करते हैं, वहां भी इंडिया का एक बहुत बड़ा अमाउंट सेव हो सकता है बाई 2030, जो कि 3 लाख करोड़ के आसपास का है, जो कि एक अपना एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। अगर इंडिया क्रूड से बिल्कुल फ्री हो जाए, तकरीबन फ्री हो जाए, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। क्योंकि अभी तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो बोलती है कि भाई आप रशिया से ऑयल मत लीजिए, आप गल्फ कंट्री से ऑयल मत लीजिए, या फिर यहाँ से लीजिए, वहाँ से लीजिए। तो हर तरीके का एक जो आपका एक ग्लोबल रिलेशनशिप होता है, जिसके बेसिस पे
लोग इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी दूसरे कंट्री को कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये बात अलग है कि अभी इंडिया इन चीज़ों से अब ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। इसको जहाँ पे जो चीज़ें इफेक्टिव लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए है, इंडिया अभी आज के टाइम में वो काम कर रही है। अभी अगर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हिसाब से एक उनका एक सर्वे आया था कि 2022 से 2030 तक जो ईवी के अंदर ग्रोथ है वो तकरीबन 45.5% के आसपास से के सीएजीआर से ग्रोथ करेंगी। मतलब जहां पे ग्रोथ ही 45% के आसपास का है, तो सोच सकते हैं कि इस सेगमेंट के अंदर जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उनके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। पांचवा पॉइंट है कि इंडिया को 2027 तक 50,000 इलेक्ट्रिक बस लेना है, जो कि अभी तक केवल 12,000 के आसपास है। तो अभी 12,000 यानी कि अभी के एग्जिस्टिंग जो बसें ऑपरेट हो रही हैं वहां से तकरीबन 4 टाइम्स है। तो ये भी एक बिग डाटा पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारे लिए सेक्टर एज ए इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है। जब इन्वेस्टमेंट जब गाड़ियां बिकेंगी तो ऐसा तो है नहीं कि सारी गाड़ियां कैश के ऊपर बिकेंगी। तो ये जो सेक्टर है, यहाँ पे तकरीबन 50 बिलियन का फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी भी है ईवी में 2030 तक। अगर आप ट्रकिंग की बात करेंगे तो ट्रक जो 2022 से 2050 तक में तकरीबन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब अभी अगर 4 मिलियन है तो 2050 तक ट्रक्स की जरूरत 17 मिलियन ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कि ईवी से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको पीएलआई या फिर अदर किसी गवर्नमेंट स्कीम में डाल के किस तरीके से काफी फास्ट वे में डेवलप किया जाए। अगर आप अभी एक मीटिंग हुई थी सिंगापुर के अंदर जिसके अंदर कमर्स सेक्रेटरी ने ये कहा था कि इंडिया के अंदर 500 बिलियन, और वही पर्टिकुलरली इन क्लीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। तो तो ये सेक्टर ही अपने आप में काफी बड़ा है। और 10वां अगर आप 10th पॉइंट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये डाला गया है कि ये टोटल मार्केट अभी तो तकरीबन सारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। लेकिन थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग शुरू हो गई है ईवी के ऊपर। जैसे कि जो अगर आप ई रिक्शा देखेंगे तो वहां पे तकरीबन काफी, मतलब मोर देन 70-80% ई रिक्शा के अंदर जो ईवी है वो ऑपरेट होने लगा है, ईवी के थ्रू ऑपरेट होने लगा है। तो ये पूरा मार्केट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन के वजह से, ये जो पूरा ऑटोमोबाइल्स मार्केट का पूरा मेक ओवर होना है, और ये पूरा मार्केट अवेलेबल है रिप्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर देख सकते हैं कि वो कंपनी को देखिए जो ईवी के अंदर काफी अच्छे से एक्सपेंड कर रही है, कैपेक्स कर रही है, या उनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है, या मार्केट शेयर लेने के लिए स्ट्रेटेजिकली वो कितना एक्टिवली मार्केट के अंदर काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में अगर उस ऐसी कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो जरूर से वो काफी फ्रूटफुल होने वाला है, और आने वाले टाइम में यहाँ पे एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन का मौका मिल सकता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक काफी अच्छा पॉलिसी बनाया था जिसके अंदर अगर आप पहले बात करें तो तकरीबन 70% इम्पोर्ट ड्यूटी लगता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, अब भारत के अंदर हम गाड़ी को इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो ड्यूटी है 70% से कम करके हम 15% करेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी कि अगर आपको ऐसा करना है तो उसके लिए आपको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। जो आपका एक जो भी प्रोक्यूरमेंट है वो डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्यूर करना होगा, और उसके लिए बिल्कुल टेन्योर फिक्स है कि आपको इस मिनिमम पीरियड तक ये जो सारा प्रोक्यूरमेंट है वो यहाँ से करना होगा, पूरी शिफ्टिंग करना होगा। जो कि इस पूरे पॉलिसी के अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर दिया गया 70% से। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर आपको 15% के ऊपर अपने माल को सप्लाई करना है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई बाहर की कंपनी है, टेस्ला है, टेस्ला की गाड़ी अब यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से टेस्ला एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन अब वो चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकता है। उसकी जो इंपोर्ट ड्यूटी बनेगी यहाँ पे वो 15% होगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4,150 करोड़ का करना होगा, वो भी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। तो 3 साल के अंदर
उसको 4150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर करना होगा, प्लांट लगाने होंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। फिर पॉइंट क्या है कि दे विल ऑल्सो हैव टू कमेंस लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड इंश्योर 25% ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी सोर्स लोकली। आपको लोकल मैन्युफैक्चर करना है, और दूसरा कि जो भी आपके मतलब कि अगर कोई कंपनी ऐसी जैसे टेस्ला टेस्ला आके अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है तो उसको तो एक तो 3 साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट प्लान करना होगा। दूसरा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर दिए तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं तो 25% जो आपका कंपोनेंट्स है वो लोकली सोर्स होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, इंडियन कंपनी का टॉप लाइन बढ़ेगा, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव है। अब देखते हैं उन कंपनियों को जो ऑलरेडी इस ईवी के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। तो ये कुछ लिस्ट है, ये ऑलरेडी ये लिस्ट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे टाटा मोटर है, जेबीएम ऑटो है, ओलेक्ट्रा है, एसएमएल है, ये सारा इसका यहाँ पे वैल्यूएशन का पैरामीटर दिया हुआ है। अब एसएमएल इस चीज को देखेंगे तो काफी छोटी कंपनी है, ये तकरीबन 3000 करोड़ की कंपनी है। इसके अंदर सचिन बंसल के पास तकरीबन 15% का होल्डिंग है। तो ये भी कंपनी काफी अच्छी है, जिसको आप मतलब रिसर्च के हिसाब से देख सकते हैं। ये जो कंपनी का लिस्ट है इसके लिए नहीं है कि आप जाके इस कंपनी के अंदर अभी कुछ खरीदे या बेचे, ये जस्ट एक एग्जाम्पल पर्पज के लिए बताया जा रहा है। एक्साइड है, अमरा राजा बैटरी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी नाइव लिमिटेड है, आप इसको भी स्टडी कीजिए। इसके अंदर ईवी का रोल है, इसके अंदर डिफेंस का प्ले है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्ले है। एमए ऑर्गेनिक, ये हाइड्रोजन का भी एक बहुत बड़ा प्ले है, और केमिकल के अंदर तो है ही। रिको ऑटो छोटी कंपनी है, आप इसको भी जाके स्टडी कीजिए। तो यहाँ जो भी कंपनियां हैं वो काफी मैंने ऐसी कंपनियों को चूज चूज किया हुआ है जो कि ऑलरेडी इस सेगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, और इनके अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम में। अतुल ऑटो देखेंगे तो अभी छोटी कंपनी है, ये 3 व्हीलर के अंदर ऑपरेट करती हैं, लेकिन अभी जो विजिबिलिटी है अतुल ऑटो की वो काफी बढ़ गई है। मतलब कि आप रोड पे देखेंगे तो काफी सारी गाड़ियां अतुल अतुल ऑटो को दिखनी, आप आपको भी दिखेंगी, इवन ई रिक्शा भी दिखना शुरू हो जाएगा। एक वार्ड विजार्ड बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ भी इसने अच्छा दिया है, लेकिन एक रिस्क इसके अंदर ये है कि प्रमोटर इसका तकरीबन हर हाईवे बेचना शुरू कर देता है। अब पता नहीं है कि अगर बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल अच्छा है, इनको इतना अच्छा ऑर्डर आ रहा है, तो भी प्रमोटर शेयर का प्राइस जैसे बढ़ता है वो एग्जिट क्यों करता है थोड़ा थोड़ा। तो आपको अगर इनको डिटेल में स्टडी करना है तो नीचे ये सोर्स का डाटा दिया हुआ है, कि मैंने ये सारा जो सोर्स है जो प्रीवियस हमने स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है वो कहाँ से लिया है, आप जाके यहाँ देख सकते हैं। तो, तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है, थीम है ईवी, आप इसको देख सकते हैं, और आप प्लान कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।